Assalamu alaikum dear students. Welcome to Plasma Physics and Study Lava. जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व्ड बी के ऊपर। ठीक है, कर्वेचर ड्रिफ्ट हमने आज फाइंड करनी है। कहीं पे हम ग्रेडियंट ड्रिफ्ट कहते हैं जब जो है वो हमारे पास बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कहीं पे जो है हम सेंटर गाइडिंग कहते हैं जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप कह लें कि जो है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ हम अप्लाई करते हैं तो उसको सेंटर गाइडिंग ड्रिफ्ट कह देते हैं। जब हमारी जो है वो बी नॉन यूनिफॉर्म हो लेकिन हो क्या स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसके लिए हमने जो है वो ग्रेडियंट ड्रिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आज हमने जो है वो कर्वेचर ऑफ ड्रिफ्ट, जो कर्वेचर ड्रिफ्ट है उसका एक जो है वो टॉपिक समझना है और देखना है कि टोरॉइड क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के अंदर जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और देखना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कर्व होंगी। और यहाँ पे आज जो है हम कुछ नई जो चीज़ें हैं जैसे हमने जो पहले नहीं पढ़ी, जैसे कि वी पैरेलल का कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 11 है प्लाज्मा फिज़िक्स का। इससे पहले 10 जो है वो लेक्चर हो चुके हैं बेटा। तो सिंगल पार्टिकल मोशन फ्रांसिस एफ चेन की बुक है, ये बुक है बेटा। चलते हैं इस बुक की तरफ पहले और देखते हैं टॉपिक का। आपको एक दफ़ा जो है, जैसे मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में आपको टॉपिक पहले दिखाता हूँ कि बुक में जो है वो कैसे गिवन है और बुक के मुताबिक हम इसको कैसे कर रहे हैं, तो वो पहले मैं आपके साथ शो करता हूँ आपको। और फिर जो है हम अपनी डेरिवेशन जो है जैसे हम शुरू करते हैं उसको करते हैं बेटा। सो वी आर हेयर विद द बुक बेटा, हम अपनी किताब के साथ आ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया 2.3.2 कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड और कर्वेचर ड्रिफ्ट। ठीक है, आज जो है वो कहता है कि आपके पास जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी है। ठीक है, हम इसको आर सी ही लिखेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं तो इसको आर नॉट कर देंगे क्योंकि मैंने अपनी डेरिवेशन आर नॉट से की है, तो आर नॉट लिख लेंगे इसको। आर सी को आप आर सी कर सकते हैं, सिंपली नॉट की जगह सी लिख दीजिएगा। दूसरी बेटा वो कहता है कि ड्रिफ्ट जो है, ये तो इक्वेशंस हैं, वो कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कर्व है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक टोरॉइड है। ठीक है, टोरॉइड है एक जो है, आप कह लें कि हमारे पास एक जो वो इंडक्टर होता है बेटा, जैसे इंडक्टर होता है टोरॉइड होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनता है कि उसके अंदर कर्व जो है वो कॉइल होती हैं, कोर के ऊपर जो है वो वायर्स में वो लिपटी होती हैं। आप अक्सर जो है वो उसको देखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी लगी होती है बेटा। मैं आपको अभी उसकी पिक्चर्स भी दिखाता हूँ। आज जो हमने ड्राइव करनी है बेटा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ ड्राइव करनी है। एक सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। और दूसरा जो है हमारी जो है वो जो टोरॉइड जो है, टोरॉइडल मोशन जो है उसका, और जो वो जो जायरेशन करता है उसकी वजह से जो एक हमारी वी डेल बी जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ड्रिफ्ट जनरेट होती है, एक हमने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो हमारी 2.30 इक्वेशन है आज हम इसको ड्राइव करेंगे और समझेंगे कि ये इक्वेशन क्या है। इसमें ये जो इक्वेशन का पोर्शन है, एक पोर्शन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आती है। क्योंकि फोर्स ड्रिफ्ट क्या है बेटा, जब आप मैं आपको समझाता हूँ, स्लाइड की तरफ चलते हैं तो मैं समझाता हूँ बेटा। चलिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, हम स्लाइड्स की तरफ आ चुके हैं। ये हमारे कुछ लास्ट टॉपिक थे जिनमें से हम इक्वेशंस को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज जो है टोरॉइड की हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, कि टोरॉइड बेटा इस तरह की एक फिगर है आपके पास, जिसके अंदर क्या है कि कॉयल जो है वो, ये जो कॉपर की या किसी भी मेटल की कॉयल जो है वो सारी गोल इस तरह लिपटी होती है। ठीक है, और इसके जो है वो एंड होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं बेटा, इसको जो है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से दैट कि हम इसको आई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो जब इसमें से फ्लो करता है तो इसके अंदर क्या जनरेट होती है बेटा, जो है आप कह लें कि इंड्यूस्ड जो है वो
इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने वो पढ़ा हुआ है ना कि सॉलिनॉइड केस। ठीक है, तो ये जो है वो टोरॉइड एक क्या है बेटा, एक सॉलिनॉइड है जो आपने गोल किसी जो है वो कॉइल के ऊपर जो है वो लपेटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसकी जो है वो शेप बनेगी, वो भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो और उसके बाद मैं आपको जो बताता हूँ कि इसमें पार्टिकल मोशन कैसे करता है। अब आप क्या करते हैं बेटा, इस तरह की कॉइल जो है वो लिपटी हुई, कॉइल लिपटी हुई बेटा इस तरह की, उसके अंदर जो है आप प्लाज्मा यहाँ पे जो है ना वो प्लाज्मा फिल कर देते हैं। प्लाज्मा क्या करते हैं बेटा, फिल करते हैं इस जगह पे, या यहाँ पे देखें आप उस प्लाज्मा को फिल करते हैं। जब आप उस प्लाज्मा को बेटा यहाँ पे फिल करते हैं तो वो प्लाज्मा जो है वो यहाँ पे जो है वो जायरेशन करते हुए यहाँ पे गोल गोल घूमने लग जाता है। यहाँ पे मैं कलर को इसका चेंज कर लेता हूँ, वेट करिएगा बेटा ताकि आपको सही से समझ आ सके। मैं इसको रेड कलर में, अब क्या होता है बेटा कि ये देखें इस तरह से ना, वो जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है यहाँ पे जायरेट भी करता है और मोशन करते हुए आगे जो है वो मूव करता जाता है, यूँ पूरा जो है वो इसके अंदर मूव करता है। अब इसका पर्पस ये है, अब इनका पर्पस ये होता है इस प्लाज्मा को यहाँ पे करवाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर जो बेटा आप कह लें कि जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं बेटा, ये जो है बेटा, ये जो साइक्लोट्रॉन है या ये जो आप कह लें कि ये जो टोरॉइड है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के अंदर अक्सर फ्यूजन फिशन रिएक्शन के लिए जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो तब जो है आप ये जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी आपके जो पार्टिकल होते हैं उसको कन्फाइन एट प्लाज्मा, वेरी हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा का बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और फ्यूजन फिशन रिएक्शन करवा के इससे एनर्जी हासिल करने के लिए इसको क्या है बेटा किसी कंटेनर के अंदर रखना ज़रूरी होता है। अब मेन पर्पस ये होता है साइंटिस्ट का कि अब इतना टेम्परेचर होता है कि जिस ये मेटल के साथ या जिस ये आप कह लें कि जिस ये कंटेनर के अंदर होता है बेटा, ये क्या करता है उस कंटेनर को या तो जला देता है, या तो पिघला मेल्ट कर देता है, या तो अपनी एनर्जी जो है वो उसके अंदर डेसिपेट कर देता है। ठीक है, एनर्जी जो है उसके अंदर डेसिपेट करता है या उसको ख़राब कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि हमने जो एनर्जी हमें चाहिए होती है हाई, वो हम ले नहीं पाते। अब साइंटिस्ट चाहते होते ये हैं कि इसको कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए जिसकी वजह से ये कन्फाइन हो जाए और वॉल्स के साथ लगे ही नहीं, वॉल्स के साथ लगे ही नहीं, और हम जो है वो अपना हाई टेम्परेचर जो है वो अटेन कर लें और वो जो वॉल्स के साथ टच ही ना हो, और ऐसे ही वो घूमता रहे, और जो हमारे वो जो कंटेनर है वो महफूज हो जाए। तो कोशिश करते हैं और फिर बेटा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मसाइल आ जाते हैं हमारे पास। तो अपनी डेरिवेशन की तरफ भी चलते हैं और समझते हैं बेटा कि यहाँ पे मोशन जो है कि इस तरह से ये जो एक हमारी कॉइल है, इसके अंदर आप कहें कि बेटा ये जो है वो आर नॉट है, आर सी जो आपकी बुक कहती है आर सी, तो चलें आर सी के साथ ही इसको लिख लेते हैं कि ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ येलो कलर से, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो आपने जैसे बुक के ऊपर देखा वो इस तरह से कर्व हैं, वो इस तरह से क्या है कर्व है बेटा। यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे वो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये देखें तो ये है आपके पास बेटा आर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी बॉडी जब बेटा कर्व मूव करती है ना, जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है या कर्व में मूव करती है, तो अब फोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर अ बॉडी टू मूव इट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कि कोई भी बॉडी जब भी सर्कल में मूव करेगी, वो मून है, अर्थ है, इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी चीज़ है बेटा सर्कल में मूव करती है, तो उसको सर्कल में मूव कराने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो कौन सी फोर्स इस्तेमाल होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक, थर्ड कानून के मुताबिक, थर्ड लॉ के मुताबिक, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, अब ये जो पार्टिकल, अब ये जो सर्कुलर, अब इसके अंदर जायरेशन भी हो रही है बेटा। एक तो वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से। अब आपका जो प्लाज्मा का जो पार्टिकल है वो इसमें इस तरह से मूव करेगा। एक तो वो सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रहा है, दूसरा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी जो है वो भी है। एक तो वो सर्कुलर मोशन में, दूसरा वो जायरेशन कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। अंदर जो है वो इस तरह से मोशन करेगा।
अब न्यूटन के थर्ड कानून के मुताबिक बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या, एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में मूव करवाएगी, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको ऐसे बाहर को धकेलेगी। यहाँ पे एफ सी होगी, ठीक है, एफ सेंट्रीपिटल, और यहाँ पे जो है बेटा वो एफ सी, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा, अब देखें यहाँ पे ये कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये जो वी ऊपर को होगी ना, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आप कह लें, जो डायरेक्टली होगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर आप बात करें तो वो बाहर को होगी। इसके जो पैरेलल वी होगी वो उसको आप कहेंगे वी पैरेलल, क्योंकि आज हम वी पैरेलल को भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वी पैरेलल क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो एक उसका वी का कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो वी का कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ पे वी परपेंडिकुलर। वी, अगर आप इसी कर्व का देख लें ना, यहाँ पे कर्व पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कल में, तो उसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा करें तो ये वी परपेंडिकुलर और ये वी पैरेलल होगा। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं सेंट्रीपिटल, ये जो वी परपेंडिकुलर है ये इसको ड्रिफ्ट देगा। ये इसको कौन सा ड्रिफ्ट देगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ये बाहर को धकेलेगा। कि जब आपकी गाड़ी जो है वो मोड़ से शार्प टर्न लेती है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कार है, तो जब ये मोड़ से शार्प टर्न लेती है तो ये बाहर को गिरती है, एक ड्रिफ्ट करती है, ये ड्रिफ्ट करती हुई जाती है। कभी आपने टोक्यो ड्रिफ्ट देखी होगी ना, वो जो है वो कौन सी, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस 2। तो वो ड्रिफ्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि मोड़ के ऊपर जब तेज़ मोड़ लेते हैं तो वो गाड़ी स्किट करके बाहर को जाती है और वो उसको संभालते हैं। वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसकी ड्रिफ्ट होती है कि वो गाड़ी बाहर को निकलती है। इसी तरह जो आपका पार्टिकल होगा वो भी बाहर को निकलेगा, उसकी वजह से जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, एक तो वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, डेल ऑफ पी की वजह से हमारे पास क्या होगा बेटा, डेल ऑफ पी की वजह से क्या होगा, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी। तो ये दोनों जो आज की हमारा मकसद है, वो ये दोनों जो है वो वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट करना है। टॉपिक है हमारा 2.3.2 कर्व्ड बी एंड द कर्वेचर ड्रिफ्ट। अब चलते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले बताया कि जब कोई भी बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है तो उसके ऊपर कौन सी लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी पैरेलल ओवर आर सी स्क्वायर इंटू आर सी का यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये क्या है बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास ये वेक्टर है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल होती तो मैं नेगेटिव साइन डाल देता, सेंट्रीफ्यूगल है, आउटवर्ड है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये कौन सी है फिर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा जो है वो ऑपोजिट होती है और बाहर की होती है बेटा, तो उसमें हम नेगेटिव साइन नहीं ड्रा करते, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो सिस्टम के अंदर दोबारा आने के लिए जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ लगाते हैं, जो कि बाउंड सिस्टम के लिए हो तो उधर नेगेटिव लगता है। तो इसको हम जो है सेंट्रीफ्यूगल को अक्सर जो है हम वो इसलिए पॉजिटिव के साथ जो है वो करते हैं रिप्रेजेंट। अब मैं जो बेटा, अगर आपको पता हो कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आर का मैग्नीट्यूड, आर सी लिख देता हूँ, तो आर सी का मैग्नीट्यूड इंटू आर सी यूनिट वेक्टर, यही होता है ना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से अगर मैं करूँ तो आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, आर सी वेक्टर ओवर आर उसका मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड। बेटा मैं यहाँ पे साथ लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा। तो अब क्या होगा कि F विल बी इक्वल्स टू, F विल बी इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर, एम वी पैरेलल का स्क्वायर ओवर आर, ये जो नीचे आर सी था, आर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो आर सी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आर सी वेक्टर आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, आर सी का वेक्टर। ये वाली इक्वेशन मैंने बेटा, ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी पुट कर दी मैंने आर सी की जगह, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया बेटा, हमें पता था कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो लास्ट कैलकुलेट की थी पीछे जो इक्वेशंस के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी मैंने जो है इनको डिलीट नहीं किया था। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी यहाँ पे, ये रही बेटा, वी परपेंडिकुलर या वी ड्रिफ्ट जो हमारी उस दिन आई थी, वो आई थी ई क्रॉस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ये हमारा लास्ट टॉपिक हम कर चुके हैं बेटा, और लास्ट जो है ये मौजूद है, आपने ज़रूर, मुझे आई होप सो कि आपने जो है इसके लेक्चर्स लिए होंगे। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो क्या आई है बेटा, वी ड्रिफ्ट या वी आर इसको कह लें आप, वी आर कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास आई ई क्रॉस
बी, ठीक है, वेक्टर थे ओवर बी स्क्वायर, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस्तेमाल की थी। अब अगर मैं इसको क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो मैं कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू बी स्क्वायर। क्यू ये आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है, तो एफ क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर। समझ गए बेटा कि क्यू आर हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब ये जो एफ है बेटा, मैं इसको जो है यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिखूँ यहाँ पे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ पे इसकी एफ की वैल्यू पुट कर सकता हूँ बेटा यहाँ पे। तो वी आर विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास वी आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ की जगह हम अगर मैं इसको 1/क्यू बी स्क्वायर अलग से लिख लूँ, ठीक है, 1/क्यू बी स्क्वायर अलग से लिखूँ, तो यहाँ पे जो m है मेरे पास, ये वाला ऊपर वाला एम बी स्क्वायर ओवर आर सी स्क्वायर, आर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर वेक्टर ये आ जाएगा बेटा आर सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, इसी तरह होगा ना बेटा, ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा ना। यहाँ पे पैरेलल भी आपने लगाना है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल, ये पैरेलल वाला जो है वो यहाँ पे आपने लगा देना है। तो ये आपके पास बेटा क्या है, एक इक्वेशन आ गई है। एक जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो मैंने आपको बताया, को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। इसको क्या नाम दे दें बेटा, आप दे दें कि ये इक्वेशन नंबर ए है। अब हम चलते हैं बेटा आगे, बात करते हैं दूसरी जो हमारे है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो हमारे पास आ रही है, उसके लिए बेटा आपने इस्तेमाल करना है सबसे पहले जो है वो बॉयड-सेवरेट लॉ। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जब किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं तो वह हम किससे करते हैं, बॉयड-सेवरेट लॉ से, ठीक है। तो बॉयड-सेवरेट लॉ क्या होता है बेटा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन आर नॉट यूनिट वेक्टर ओवर 2 पाई आर सी। बेटा इसको सी लिखें आप, ठीक है, आर सी, ठीक है, इसको सी से कर लें। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई जो है वो बेटा करंट है। जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप करंट देंगे ना, इस कॉइल को जब आप यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये जो आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो इस करंट की वजह से क्या है कि बेटा एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो वो उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है बेटा, वो फार्मूला जो है वो किसके, वो बॉयड-सेवरेट लॉ के मुताबिक जो है वो इसके बराबर है। अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, आर सी के। बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर सी, और आर सी का आप साथ जो है वो उसका यूनिट वेक्टर भी लिख लें, क्योंकि आर की हम फैक्टर लिख रहे हैं। तो अब हमें पता है बेटा कि आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, आर यूनिट वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर सी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर के, डिवाइडेड बाय आर सी के। और ये आर सी इधर भी है, और मल्टीप्लाई बाय 1/RC यहाँ पे भी आएगा। तो आपके पास जो बी जो आ जाएगा बेटा, मैं इसको जो है वो, आप इसको कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख लें तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, लिख सकते हैं आप, कॉन्ग्रेंट लिख दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और आप इसको कॉन्ग्रेंट कर लें कि वो जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं कुछ, वो ऐड अप करेंगे तो वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है बेटा कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर नॉट का स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर लिखने से पहले भी अगर आप इसको कर लें तो वो भी आपका बेहतर होगा बेटा, कि पहले इसको जो है वो क्या रहने दें यहाँ पे, एक मिनट बेटा, पहले इसको यही रहने दें, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बेटा मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इसकी ले लें डाइवर्जेंस ले लें, मैं इसकी डाइवर्जेंस ले लेता हूँ कि डेल डॉट बी ले लेता हूँ। डेल डॉट बी आपको पता है बेटा किसके बराबर होगा, पार्शल बाय पार्शल आर के बराबर होगा, पार्शल बाय पार्शल आर, आर क्योंकि आर सी है तो आर सी कर लें, और 1/RC के बराबर होगा, और ये आर सी यूनिट
वेक्टर, तो ये बराबर किसके आएगी बेटा, आपकी टर्म जो है ये डेल डॉट पी वाली, डेल डॉट पी आपके बराबर आ जाएगा, डेल डॉट पी किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर जाएगी तो आर की पावर -1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा -1/r c का स्क्वायर। बेटा वो पावर -2 नीचे आके +2 हो जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे फिर मुझे शिकायत भी करते हैं कि सर आप जो है वो टॉपिक बहुत जो है वो बार बार करते हैं, और छोटे माइनर टॉपिक भी करवाते हैं, कमेंट में मुझे बच्चे बताते हैं, तो हम जो है वो खुद कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी जो है वो डाइवर्जेंस की क्या है, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये क्या है, डाइवर्जेंस की इक्वेशन आ गई है। अगर यहाँ पे बेटा आप वेक्टर में इसको वेक्टर की फॉर्म के अंदर लिखूँ, तो वेक्टर की फॉर्म के अंदर ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर की फॉर्म में ये होगी -1/r c का स्क्वायर मल्टीप्लाई r वेक्टर ओवर r c वेक्टर ओवर r c। ये इस तरह से जो है बेटा वो आपकी डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो आ जाएगी वेक्टर की फॉर्म के अंदर। किसकी फॉर्म के अंदर बेटा, वेक्टर की फॉर्म के अंदर। अब अगर आप देखें बेटा, तो आपकी जो ये 1/r c है ना, 1/r c अगर यूनिट वेक्टर को देखें, तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी के, यानी कि ये बी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको अगर आप कांस्टेंट फैक्टर्स आई जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, इन फॉर्म कांस्टेंट फैक्टर्स को अगर आप सेपरेट करके देखें, तो ये जो आर नॉट ओवर आर सी है, ठीक है, ये जो आर नॉट ओवर आर सी है, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू जो है वो बी के ही बराबर है। ये किसके बराबर है, 1/r c, बी के ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी डाइवर्जेंस के अंदर क्या हो जाएगा, चीज़ बढ़ जाएगी। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कि -1/r c का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/, ये जो है b यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर को आया ना, इन्वर्स रिलेशन है, तो सिर्फ b आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर सी का वेक्टर, आर सी का क्या बेटा, वेक्टर। तो ये आप इसको बेटा एक इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन नंबर पहले 1 हो चुकी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। ये थोड़ा सा बेटा जो है वो ट्रिकी है, बॉयड सेवरेट लॉ। यहाँ पे जो है वो मैं कांस्टेंट नहीं लेके चल रहा, कॉन्ग्रेंट जो है वो साइन लिख रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट अगर आप साथ लिखेंगे बेटा, तो आप इस पूरे कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू दे के उसको ए बी सी या एक्स वाई जी का नाम दे के साथ कांस्टेंट को चला सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में जो एफचैन ने की हुई है बेटा वो नहीं दी हुई, तो हमें फिर इस तरह से उसको लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे उसके कांस्टेंट अगर आप लेके साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं। अब लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो है वो फाइंड आउट किया था ग्रेडियंट ऑफ बी, वी ग्रेडियंट ऑफ बी। लास्ट लेक्चर था हमारा ये था बेटा, ये वी ग्रेडियंट ऑफ बी हमने जो है वो फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास आया था हाफ ऑफ वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर और बी इंटू पार्शल बी जी ओवर पार्शल वाई बी का स्क्वायर। ये हमारा लास्ट जो लेक्चर था, हमने ये फाइंड आउट किया था। अब इसकी वैल्यू को जो हमने है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि बी जो है वो हमारे पास आज भी जो है वो सर्कल कर्व पाथ के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। आपको पता है जो बी जो वेक्टर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। बी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, जबकि बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो हम कहेंगे कि वी डेल ऑफ बी जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ आर परपेंडिकुलर, हाफ ऑफ आर परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर बी क्रॉस पार्शल बाय पार्शल, जो हमारे पास पार्शल आर बाय पार्शल, ये देखें बेटा मैंने आपको बताया ना, पार्शल बाय पार्शल आर सी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, डेल डॉट पी के ही बराबर होता है, डाइवर्जेंस के ही बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्या लिख दूंगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये जो हमारा जो हमने लास्ट जो है वो किया था ग्रेडियंट ऑफ बी वाला, लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो है वो हमने ये जो है वो डेरिवेशन फाइंड आउट की थी। अब ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास आई है, इसको हमने पुट करना है यहाँ पे, हमने इसको पुट करना है यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, जब हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट करेंगे, और यहीं पे जो है बेटा वो इस r की हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। तो r विल बी इज इक्वल्स टू वी ओवर ओमेगा, ठीक है, r विल बी इक्वल्स टू वी ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे क्या है, v परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर और ओमेगा c साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है।
तो आर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी जो है डाइवर्जेंस ऑफ पी की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो इस वैल्यू को पुट करके अगर बेटा हम देखें तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से आती है, यहाँ पे माइनस का साइन भी था, माइनस का साइन जी लिखा हुआ है मैंने। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो पहला तो माइनस आ जाता है 1/2 माइनस एक वी परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर की जगह मैं जो है वो लिख रहा हूँ बेटा, आर परपेंडिकुलर की जगह लिख रहा हूँ वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये वाला वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। आगे क्या है, बी 1/r c², ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया, और नीचे 1/b² और एक rc का स्क्वायर, आर सी का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो b मल्टीप्लाई बाय आर सी, बी मल्टीप्लाई बाय आर सी। ये हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशन बन जाती है। और एक जो है वो b हमारे पास बगैर इसके, ये वाला b रह गया, ठीक है। ये वेक्टर के साथ है, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये b का जो है वो मैग्नीट्यूड है जिस पे वेक्टर नहीं है, तो ये जो है वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ये जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे ऊपर जो है वो मैं b को लिख रहा हूँ। अभी मैं इस b को काट नहीं रहा बेटा, क्योंकि ये b जो है यहाँ पे ओमेगा वाली b के साथ कट जाएगा, तो वो फिर b² जो है मैं उसको इसके साथ इसलिए नहीं अभी काट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि मैं पुट करता हूँ ओमेगा c की वैल्यू। ओमेगा c किसके बराबर होता है, ओमेगा c इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम, क्यू बी ओवर एम। तो 1/2 माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है वो m जो है वो क्यू बी नीचे और m जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है वो b, ये b और ये b कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने उसको b² के साथ b को नहीं काटा था, फिर एक स्टेप जो है वो बढ़ जाता है। तो आर सी ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके लिख लें बेटा, तो ये आपके पास क्या बनता है, v del b will be equals to, v del b will be equals to, will be equal to 1/2 m v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर क्यू बी का स्क्वायर आर सी। यही आता है ना, आर सी और आर सी का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बी क्रॉस आर सी। अब ये जो बेटा यहाँ पे माइनस साइन है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें, तो यहाँ पे पीछे माइनस साइन ख़त्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है कि वो नेगेटिव साइन के बराबर होता है ना, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट, इतने तो आप समझदार ही हैं। आर सी का स्क्वायर के यहाँ पे जब आप आर सी पहले लिख दूंगा और बी जो है मैं उसको बाद में लिख दूंगा, क्योंकि ये माइनस के साइन की वजह से इनकी जो पोजीशंस हैं, इनकी जो डायरेक्शन है मैंने वो क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, ठीक है। कि ये जो बी क्रॉस आर सी होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी अगर मैं चेंज करता हूँ तो डायरेक्शंस ऑपोजिट होने की वजह से उनका जो वो नेगेटिव साइन है वो साथ आता है। तो अब जो है बेटा हमारी इस इक्वेशन को आप दे दें नाम, इक्वेशन नंबर किसका, इक्वेशन नंबर बी का। ये मेन जो इक्वेशंस जो हमने फाइंड आउट करनी थी ये वो हैं बेटा, ये क्या है जो हमारी मेन दो इक्वेशन थी। इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या थी, मैं उसको यहाँ से पीछे से आपको बताता हूँ। 1/QB², 1/VR इज इक्वल टू 1/QB², MV पैरेलल स्क्वायर ओवर RC², MV पैरेलल स्क्वायर ओवर RC² इंटू RC मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B, ठीक है। RC के क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए थी। और इक्वेशन नंबर बी जो है वो हमारे पास ये रही, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर बी क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर बी है v del b
इज इक्वल्स टू 1/2 mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर, यही है ना, ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर इंटू आर सी क्रॉस बी। अगर आप इसमें देखें बेटा, इस इक्वेशन नंबर ए और बी में देखें, तो आप देखेंगे बेटा कि ये चीज़ यहाँ पे जो है वो क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर, ये क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर कॉमन, ऊपर m कॉमन, और ये जो फैक्टर है ये कॉमन। तो मैं अगर इसको बेटा ऐड करता हूँ तो ये देखें, ऐड करने से वी डेल बी को मैं जब ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये दोनों में कॉमन है, ए और बी में, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी बेटा। तो क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर बाहर आ गया, उसके बाद ऊपर जो है वो m बाहर आ गया, ऊपर जो है वो क्या m बाहर आ गया, दोनों में था, इधर भी था इधर भी था। तो पीछे यहाँ पे जो है वो साथ आर सी क्रॉस बी। अंदर क्या रह गया हमारे पास बेटा, अंदर जो हमारे पास चीज़ रह गई वो रह गई एक v पैरेलल का स्क्वायर प्लस 1/2 v परपेंडिकुलर का स्क्वायर। v क्या बेटा, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जो है हमारे पास जो है बेटा हमारी जो है वो इक्वेशन आ गई, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो आ गई है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है हमने फाइंड आउट कर दी है। अब बुक के ऊपर जाते हैं और बुक जो है इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बताता है और बताता है कि कैसे जो है हम इस प्लाज्मा को कन्फाइन नहीं कर पा रहे, हम जो है इस प्लाज्मा को कन्फाइन नहीं कर पा रहे। तो बुक की तरफ जाते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं बेटा। तो लेट्स गो टुवर्ड द बुक। अच्छा, अब ये देखें बेटा कि बुक में ये रही हमारी बुक, और इसके अंदर जो है वो देखें तो मैं अगर इसके पेन टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ बेटा, तो कहाँ गया है पेन 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 पेन, इसमें पेन टूल है, आई थिंक इसमें पेन टूल नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पे पेन टूल नहीं है, तो चलें चलते हैं बेटा, देखते हैं इसको वैसे ही कि हाँ जी, ये रही बेटा हमारी जो इक्वेशन नंबर 2.30 है, हमने इसको फाइंड आउट कर दिया एज इट इज़, जो है वो आपकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ जो बुक ने छोड़ी थी वो मैंने भी नहीं रखी। अब वो कहता है कि इस इक्वेशन के अंदर जो है वो इन इट इज़ अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ जो है वो दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ जो हैं वो ऐड अप नहीं हो सकती। एक जो है वो बढ़ने से दूसरी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कि वो जो है वो काबू से बाहर हो जाती है। ठीक है, कि इट दिस मीन्स दैट इफ़ वन बेंड्स अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू अ टोरस फॉर दिस पर्पस कंफाइनिंग अ थर्मो न्यूक्लियर प्लाज्मा, कि मैंने आपको कहा कि थर्मो न्यूक्लियर प्लाज्मा जो है वो एक बनाने के लिए उसको टोरस के अंदर किया जाता है, तो वो दूसरी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या करती है कि वो जो है वो ड्रिफ्ट आउट कर देती है टोरस से बाहर। उसको क्या करती है, वो एक के बढ़ने से दूसरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ी जब आप किसी तेज़ी के साथ जो है बेटा वो टर्न लेने लगेंगे तो हो सकता है वो रोड से उलट के बाहर गिर जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो जो उसको होल्ड करने के लिए वो जो फोर्स बची थी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्फाइन करने के लिए थी, वो कम पड़ जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो जो है वो अपना टोरस, वो जो टोराइडल मोशन है उसका, जब वो जो उसकी जायरेशन है वो उसको जो है वो ब्रेक करके तो बाहर निकल जाती है, और वो जो है वो हमारी कन्फाइन जो हम कर रहे होते हैं, इसको जो कन्फाइन करने की हम कोशिश कन्फाइनिंग कर रहे होते हैं वो नहीं हम कर पाते। उसके बाद नीचे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो कहता है कि वी परपेंडिकुलर जो है वो भी जो है वो वी पैरेलल के ही बराबर होता है, लेकिन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो हैं वो 2 हैं, जिस वजह से इसके लिए हमने 1/2 जो है उसका इस्तेमाल किया है। तो आज की जो हमारा टॉपिक था बेटा उसको हमने यहाँ पे एंड कर लिया है। ठीक है, और ये जो है यहीं तक है, ये जो इक्वेशन है इसको आप रहने दें, बेशक इतनी इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट जो है बेटा हम अपना टॉपिक जो है वो 2.3.3 मैग्नेटिक मिरर का स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या है। अगर आप बेटा मेरे लेक्चर जो हैं वो इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे जो अलग से एक चैनल है लर्न डेली फिज़िक्स का, जो मैंने तब बनाया था बेटा व्हेन आई वाज नॉट मच अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, और जब मैंने वो पेज पे बनाए थे लेक्चर्स। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से बुक्स के ऊपर जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ सकें, मैं भी अच्छे से समझा सकूँ।
आज का लेक्चर इतना ही बेटा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो है उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ नाइस डे।